नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है हमारी 2024 की, हम उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार मैथ और रीजनिंग की, जिसमें हम अल्टरनेटली यानी कि एक दिन हम क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं और एक दिन हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर पसंद आ रही होगी। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर भी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी क्रम में आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और आज इसी क्रम में हमारी 13वीं क्लास है और उम्मीद है आपको अभी तक की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप है ना कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज का पहला सवाल ये है और इसी से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, एक सवाल लिया है हमने, है ना। एक निश्चित कूट भाषा में BEGIN को YLJHK के रूप में कूटित किया जाता है, तो ZONAL को कैसे कूटित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द है आपके पास BEGIN इस तरीके से, इसको लिखा है YLJHK। तो सब पे नंबर डालते हैं। देखिए, B का कितना है 3, E का कितना है 5, G का कितना है 7, I का कितना है 9, N का कितना है 14। और हम पता करना चाहते हैं कि क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे देखिए 25, यहाँ पे कितना है 12, और यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे कितना है 8, और यहाँ पे कितना है 11। अगर हम ध्यान से समझे, B को हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, B का 2 होता है, माफ़ कीजिएगा, B का 2 होता है, तो 2 को हम 26 में 2 जोड़कर 28 समझ सकते हैं। तो 28 में अगर देखें हम तो 25 कितने कम हुए, 3 कम हुए। वहीं अगर हम 14 को देखें तो 14 में 11 कितने कम हुए, 3 कम हुए। इतना समझिए। अब देखिए भाई, 5 में 12 कम करके या फिर 26 में 5 31 जोड़ के आप इसमें कम करें, है ना, ये तो सीधा नहीं हुआ है। तो अभी आप समझिए, देखिए ई का उल्टा, है ना, तो उल्टों का योग कितना होता है 27। तो 5 को किस में से घटाओ, 22 में से घटाओ, मतलब 27 में से घटाओ 5 को तो कितना है 22। वैसे ही 27 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। और फिर अगर देखिए आप 9 घटाएंगे 27 में तो कितना आएगा 18। अब गौर से देखिए, ये 22 है, अगर घटा दें हम उल्टे वालों में से, तो 22 में से 10 घटा के कितना आया है, 22 में 10 घटा के 12 आ गया है। 20 में से 10 घटा के कितना आ गया है, 10 आ गया है। और वहीं 18 में से 10 घटा के कितना आ गया है, 8 आ गया है। तो साइड में क्या हुआ, 3 डायरेक्ट घट गया, यहाँ पर भी 3 डायरेक्ट घट गया। यहाँ पे देखिए इनके उल्टे नंबर लिखे और उनमें से 10 घटाया गया, तब जाके ये अक्षर बना है। और ये बिल्कुल नियम हम इस पे लगा देंगे जो कि हमारे से पूछा गया है। तो ZONAL ये एक सवाल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये 26 है और L की बात करें तो हम 12 है। तो साइड वालों में से डायरेक्ट 3 घटाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे मिला था कि डायरेक्ट यहाँ पे क्या हुआ है, 3 कम हुआ है। तो 26 में से अगर हम डायरेक्ट घटाते हैं तो हमें मिलेगा 23। तो शुरुआत का अक्षर होना चाहिए W। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ 3 घटेगा तो 9, और 9 के लिए क्या I। अगर इतने से भी हम बात करें तो इतने में भी हमें शुरुआत में W और I, यहाँ तो है नहीं तो ये नहीं आंसर होगा। W और I यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में है शुरुआत में, इसलिए हमें थोड़ी सी और मेहनत लगेगी यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्या है 15 है, और 15 को हम 27 में से घटाएंगे, तो 15 में को 27 में घट के कितना मिलेगा हमें, 12। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमने 5 को 27 में से घटा के कितना लिख दिया था, 12 लिख दिया था। तो 12, और 12 में से फिर 10 घटाने थे तो कितना मिलेगा 2। तो तब कितना आएगा B। तो W के बाद B आएगा। दोबारा देख लीजिए, है ना, 5 को हमने 27 में से घटा के 22, तो 15 को 27 में से घटा के 12, और फिर उसमें से 10 घटाए थे तो 12 आया था। तो यहाँ 12 में से 10 घटाएं तो कितना मिलेगा 2। W के बाद B अगर देखें तो हमारे किस ऑप्शन में है, B में है। हम चाहे तो यहाँ पूरा कर सकते हैं सवाल को, क्योंकि 3 अक्षरों से वैसे हमारा आंसर हो गया है। N की बात करें तो N के लिए क्या है 14 है, और उसे 27 में से घटाएं तो कितना आएगा 13, और 13 में से फिर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का क्या आ जाएगा C। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये C है। एक और बचा है, उसको भी लिख देंगे। 1 27 में से घटेंगे 26, और 26 में से अगर 10 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 16, और 16 के लिए क्या आएगा P। तो WBCPI जो कि हमारा E ऑप्शन है। और उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर है, और चलते हैं आगे। तो आइए इस सवाल को देखिए।
और एक बार इस सवाल को आप अच्छे से पढ़िए, फिर हम पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल किसका है, कथन निष्कर्ष का है। तो देखिए, चलिए पढ़ लीजिए। तो एक बार कथन पढ़ लेते हैं और एक बार तर्क। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, तो आप दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, धूम्रपान करने वाले और शराबियों की संख्या कम करने के लिए एक कदम के रूप में पिछले 4-5 वर्षों से सेंसर बोर्ड फिल्म में धूम्रपान और शराब पीने से जुड़े दृश्यों को हटाने पर जोर दे रहा है। तो यहाँ पे एक कथन है कि भाई सेंसर बोर्ड, उम्मीद है आप जानते ही हैं, है ना, कि सेंसर बोर्ड फिल्मों को जो प्रमाणित करने का सर्टिफिकेट देता है वो बोर्ड है यहाँ पे। और हम बात करें कि पिछले 4-5 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहा है कि धूम्रपान और शराब पीने से जो जुड़े दृश्य उन्हें हटाया जाए, ताकि धूम्रपान करने और जो शराब पीने वाले हैं उनकी संख्या में क्या आ सके, कमी आ सके। तो ये अगर कथन बिल्कुल सही है तो इसके आधार पर हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं कि जो ये कथन है वो सही हो, ऐसा हमें क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं। पहला कथन है, व्यक्ति धूम्रपान करने और शराब पीने के लिए फिल्मों से प्रेरित होते हैं। तो पहली बात यह है भाई, अगर सेंसर बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि फिल्मों से अगर वो दृश्य हटा दें धूम्रपान और शराब पीने से जुड़े हुए, तो क्या इससे ये हो सकता है कि लोग धूम्रपान करना और शराब पीना, है ना, कम कर दें, है ना। या फिर उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगर वहाँ पे जो भी लोग फिल्मों में देखते हैं दृश्य वगैरह, उनसे वो प्रेरणा लेते हैं, है ना। तो ये लाइन बिल्कुल सही लग रही है, देखिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जुड़े दृश्य को हटाने पर जोर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तभी तो करेगा जब उसे ये लगेगा भाई फिल्मों से लोग क्या ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। अगर वहाँ पे उनका जो अभिनेता है या कोई भी है, कोई भी इस प्रकार की चीज़ है जो उन्हें वहाँ पसंद है, अगर वो व्यक्ति वैसा करता है, धूम्रपान और शराब पीते हुए दृश्य वहाँ पे दिखाए जाते हैं, तो अगर वो वहाँ से प्रेरणा ले रहा है, अगर वो वहाँ पे दृश्य ऐसे नहीं होंगे, तो सामान्यतः है जो लोग वहाँ से प्रेरणा लेकर शुरू करते हैं ये चीज़ें, तो वो नहीं करेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जोर देने पे जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ से प्रेरित हो रहे हैं, इसलिए क्यों ना वो वहाँ से वो दृश्य हटा दिए जाए, जिससे कि ऐसा ना हो। फिर बात क्या है, देखिए, 4-5 वर्षों पहले, तो पहला कथन को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक होगा। उपयुक्त कथन के हिसाब से तर्क बिल्कुल सही है ना। फिल्मों से प्रेरित होने वाली बात बिल्कुल ठीक कही गई है। 4-5 वर्ष पहले धूम्रपान करने और शराब पीने के लिए व्यक्ति फिल्मों से प्रभावित नहीं होते थे। तो यहाँ पे कह दिया, देखो, जैसे कि कई बार ना हमें क्या डाउट लगे कि यहाँ 4-5 वर्षों का जिक्र है तो यहाँ पे भी है, तो बात ठीक है, पर बात ये नहीं है। वो तो वहाँ कह रहे कि 4-5 वर्षों से सेंसर बोर्ड ऐसा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि 4-5 वर्षों से पहले लोग जो है फिल्मों से प्रेरित नहीं होते थे। जैसे कि अभी हाल ही में 4-5 वर्षों से ही होना शुरू किया है, उससे पहले तो ऐसी फिल्में थी नहीं जिससे लोग प्रेरणा ले, जबकि कई दफ़ा सिनेमा से जब से ही है तब से ही काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं। तो ये कह देना कि केवल 4-5 वर्षों से ही प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित नहीं होते थे, उससे पहले प्रेरित नहीं होते थे, ये बात बिल्कुल भी हमें सही नहीं लग रही। क्योंकि प्रेरणा तो जब से सिनेमा है लगभग तभी से हम मान के चलेंगे कि प्रेरित हो रहे हैं। तो 4-5 साल से ही प्रेरित हो रहे हैं, उससे पहले नहीं हो रहे थे, ये कहना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा। तो हम यहाँ पे तर्क सेकंड को कमज़ोर समझेंगे। फिर है, सेंसर बोर्ड की कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी है। देखिए, अगर सेंसर बोर्ड इस प्रकार के निर्णय ले रहा है तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, इन वाक्यों में कही गई बात सही लगे आपको या गलत लगे ये जरूरी नहीं है। इन वाक्यों में कही गई बात का तर्क यहाँ पे इस कथन में होना आवश्यक है, और जो इस कथन में जिस प्रकार की भावना है उसके आधार पर सेंसर बोर्ड को सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास है, इसका भी पता लग रहा है। और इस बात का भी कि अगर वहाँ से दृश्य हटाने पर जोर है तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर है कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो उस हिसाब से हम कहें केवल तर्क फर्स्ट और थर्ड जो है वो क्या है, यहाँ पे सशक्त है। तो हम आंसर देना चाहेंगे इस सवाल का बी। और उम्मीद है यह व्याख्या आपको पसंद है सवाल की। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब ना इस सवाल को देखते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द दिया है और इसका हमें क्या बताना है, जल प्रतिबिंब चुने कहा है। देखिए, सामान्यतः अगर हम ऑप्शन से ही एलिमिनेट करें चीज़ों को, तो देखिए W अगर जल प्रतिबिंब है तो यहीं पे दिखेगा, I यहीं पे दिखेगा, S यहीं पे दिखेगा, क्रम तो नहीं बदलेगी, है ना। अगर कैसा होता है लंबवत दर्पण, तो E पहले आता, फिर S आता, I आता, W आता। तो W का बाद में जाने पे लंबवत पे, तो W बाद में गया है जैसे इन दो ऑप्शनों में, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गए हमारे, क्योंकि भाई जल दर्पण है लेकिन W यहीं पे दिखेगा।
आई यहीं पे दिखेगा, इस प्रकार की चीज़ है। अगर हम देखें यहाँ पे देखो डब्ल्यू यहीं पे है, आई यहीं पे है, ई यहीं पे है, ये बात ठीक हुई। इसमें भी ऐसा ही है। अगर गौर से देखें, देखिए डब्ल्यू का प्रतिबिंब अगर हम समझेंगे कि ये वाला है तो इस तरीके से हो जाएगा ये प्रतिबिंब। आई जो है ये बिंदी यहाँ पे चली जाएगी। एस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर हम बात ई की करें, ई की बात अगर हम करें तो ई कैसे दिखेगा, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से, है ना, यहाँ से, तो ई को ऐसा दिखना चाहिए इस तरीके से। मुंह तो बाहर की तरफ खुला है तो इधर ही खुला रहेगा, अंदर तो नहीं आएगा, पलटेगा तो नहीं वो, है ना, बस उल्टा होना है उसको। तो अगर ये इस तरीके से है तो इधर है इसका मुंह, तो इधर ही रहेगा, बस नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे। तो अगर इन दोनों में ई को देखें, यहाँ पे ये ई गड़बड़ कर रहा है, ये आंसर बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे सी। उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या कहा है, कह रहा है यदि ए जहाँ है उसका अर्थ क्या हो, प्लस हो, और बी का अर्थ क्या हो, माइनस हो, सी का अर्थ क्या हो, गुणा हो, तो इसका मान हमें बताना है। इसका मान हमें क्या है, करना है, बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ ब्रैकेट है, कितना है 15, और यहाँ पे सी है, और सी का अर्थ क्या बताया हमने, गुणा, तो हम ये गुणा लगा देंगे। ये क्या है, 4 है। और बी की बात करें तो बी के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस। उम्मीद है आपको जो बात बताई गई है कि ए के लिए क्या लगा रहे हैं, प्लस, ए के लिए क्या लगा रहे हैं भाई, प्लस लगा रहे हैं, बी के लिए क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, और सी के लिए क्या, गुणा। यहाँ पे तो 15 सी के लिए क्या लगा दी, गुणा, 4 बी के लिए क्या लगाया, माइनस, यहाँ पे 9, ये 9 है यहाँ पे, और सी के लिए क्या लगाएंगे, गुणा 3, और ए के लिए लगाएंगे प्लस, और क्या है 7, इस तरीके से। और देखिए ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इनकी गुणा कर दीजिए, 15 गुणा 4, 15 चौके 60 कर दीजिए, 9 गुणा 3, 9 3 27 कर दीजिए, प्लस कितने हुए 7, इस तरीके से करिए। इन्हें घटा देते हैं या इन्हें जोड़ लो पहले, चलो 67 कर दिया, माइनस 27 कर लो, 67 में 27 गए तो कितने बच गए, 40। और हमारे इस सवाल का आंसर आया है डी यानी कि 40। अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। वैन आरेख का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, पेपर में आपकी मदद हो सकती है, ध्यान से समझना है। देखिए वैन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल अमीर पुरुषों को निरूपित करती है। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है, अमीर, और क्या पूछ लिया, पुरुष। तो अमीर पुरुष यहाँ पे देख के बताने हैं आपको। जैसे कि आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये एक आयत है, ये आकर्षक को बता रहा है। अब आकर्षक क्या है हमें नहीं पता, आकर्षक को बता रहा है, तो इसमें जो भी नंबर है वो आकर्षक को बताएंगे। ये जो है ये पुरुषों को बता रहा है। इसके अंदर जो स्क्वायर है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा ही बना है हमसे, स्क्वायर समझिएगा आप इसको, है ना। और ये जो है यहाँ पे सर्किल, और ये किसको बता रहा है, अमीर को, ईमानदार को। तो ध्यान से देखिए, इन्होंने हमारे से अमीर, अमीर का मतलब समझिए आप, इस सर्किल में और किसमें, पुरुष, यानी कि इसमें पढ़ने वालों के बारे में पूछा है। अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन संख्या है वो ये है, अमीर में और पुरुष में जो कॉमन है वो ये है, ठीक है। लेकिन इन्होंने केवल हमारे से अमीर और पुरुष पूछे हैं। तो अगर अमीर और पुरुष की बात हो रही होती तो यहाँ पे हम इन सबको जोड़ लेते, 4, 1, 3 और 2। तो ये क्या है, ये पुरुष भी है और ये किस क्या है, अमीर भी है। लेकिन अगर हमें यही केवल यही बताने हैं, केवल शब्द है यहाँ पे, तो वो कुछ और नहीं होने चाहिए। तो अगर जैसे ये 3 की बात करें, इस 3 की, तो ये 3 किस में चला गया, ईमानदार में भी, और 1 भी किस में चला गया, ईमानदार। तो अगर हम बात ध्यान दें तो ये ट्रायंगल के अंदर चले गए हैं। तो अगर हम इस 1 की बात करें और इस 3 की बात करें तो वो त्रिभुज के अंदर भी है, तो वो केवल अमीर में नहीं है, वो ईमानदार भी है, उसे हटाइए। दूसरा अगर इस 4 की बात करें, देखिए इस 4 की बात करें, और एक भी है बल्कि, है ना, और ये भी, ये किस में चला गया, आकर्षक में चला गया। हमें चाहिए केवल और केवल क्या भाई, है ना, हमें चाहिए केवल और केवल, केवल और केवल पुरुष और जो क्या हो, अमीर हो। तो देखिए पुरुषों की बात करें तो ये सर्किल में आया है, तो ये वाला पार्ट यानी कि 2 नंबर किस में है भाई आपके, केवल अमीर में है, और किस में है, ये पुरुष में भी है। तो केवल अमीर और पुरुष की बात हुई तो केवल एक संख्या है जो केवल के हिसाब से चल रही है, और वो क्या है, 2 है। आपको ध्यान से देखना था कि कौन किस में आ रहा है।
आपने वैनारिक की प्रैक्टिस बुक में भी काफ़ी की हो अगर, और इस प्रकार से अगर नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके, है ना। एक सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आना थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, अगर पहली बार देख रहे हैं तो इतना समझ लीजिए केवल लगा है, अगर केवल ना होता तो पूरा लेते हम पूरा इस तरीके से, और सभी संख्याओं पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब 3 और 1 को छोड़ दे क्योंकि ईमानदार में भी है 3, तो 1 जो क्या है आकर्षक में, ईमानदार में, दोनों में है। 4 किस में है आपका, ये आपका आकर्षक में है। 2 जो है वो सर्किल में है जो कि अमीर को दिखा रहा है, और स्क्वायर में है। यही केवल के हिसाब से देखें तो अमीर और पुरुषों को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा, जो कि हमारा आंसर डी है। तो उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक जानकारी है आपको दी गई है 3-4 लाइन में, और दिए गए व्यंजक में आपको यहाँ पे इसमें m का, किसका, m का, और किससे, p से क्या संबंध होगा। तो हम m का जो भी रिश्ता होगा p के साथ वो हम बताएंगे, यानी कि m का रिश्ता हमारा इस सवाल का उत्तर होगा जो कि p के साथ है। उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ चिन्हों की जानकारी दी गई है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है a+b, क्या लिखा हुआ है, a+b, और यहाँ पे लिखा है a b का पिता, b का पिता कौन, a, यानी कि अगर कहीं प्लस है तो अगले वाला पिछले वाले का, b का पिता कौन, a, तो प्लस होने से अगले वाला कौन रहेगा, पिता रहेगा। यानी कि जहाँ भी बीच में अगर प्लस होगा तो अगले वाला पिता होगा, इस बात को हमें पता लगा। यहाँ पे देखिए b की माँ कौन, a, यानी कि जहाँ माइनस होगा वहाँ अगले वाली कौन होगी, यहाँ तो कौन होगा, प्लस से पहले वाला पिता, और माइनस से पहले वाली माँ, और स्टार से पहले b की बहन कौन, a, स्टार से पहले जो भी होगा वो कौन होगा, बहन, स्टार बहन के लिए आएगा, माइनस माँ के लिए, प्लस पिता के लिए, और ये वाला निशान किसके लिए आएगा, भाई के लिए। तो इस सवाल की शुरुआत आपको यहाँ से करनी है, यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो m और ये निशान जो है वो किसके लिए, भाई के लिए। m भाई है किसका, n का। तो अगर हम इसका चित्र बनाएं, m भाई है किसका, n का, इस तरीके से भाई। अब m ये प्लस लगा दिया, भाई है ना, पुरुष होगा। m कोई बहन भी हो सकती है इसकी, भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि m मतलब प्लस है या माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखिए n और o की बात करते हैं। स्टार बना हुआ है, स्टार तो कौन है, बहन है, तो n क्या है, बहन है। अब हमें पता लग गया क्लियर कि ये माइनस लगेगा, और किसकी बहन है, ये o की बहन है, o की। और आगे बात करें तो o और प्लस की बात करते हैं। तो प्लस वाला कौन है भाई, पिता है। ये कौन है, पिता है, किसका पिता है, ये p का, तो ये इसका पिता। अब हमें देखिए क्या बताना था, m का p से संबंध। देखिए m का संबंध बताना है, किसके साथ बताना है, p से। तो इसका रिश्ता इससे ढूंढते हैं। तो ये इसका पिता, ये पिता की बहन है ना, और ये इनका भाई, तो कुल मिला के पिता का भाई हो गए। तो पिता का भाई क्या होगा, चाची, मामा, चाचा या मामा। तो पिता का जो भाई होता है वो कौन होता है, चाचा होता है। हम अच्छे से जानते हैं पिता का भाई कौन होता है भाई, चाचा। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, सी। और उम्मीद है क्लियर है, और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, यदि ए का अर्थ में जोड़ना, ए के अर्थ में क्या बता रहा है, जोड़ना, यानी कि जहाँ पे ए है वहाँ पे आप प्लस समझेंगे, जोड़ने का चिन्ह तो यही है। और बी के अर्थ में क्या है, गुणा, बी के अर्थ में हम क्या समझे भाई, गुणा समझे। और सी के अर्थ में हम समझे घटाना, सी के अर्थ में हम माइनस समझते। और डी के अर्थ में विभाजित, विभाजित किसे कहते हैं, विभाजित, विभाजित कहेंगे हम भाग को। तो ये हम समझे, अगर ए का जोड़ना यानी कि प्लस, बी का गुणा मतलब कि गुणा क्रॉस, सी का अर्थ है घटाना तो माइनस, और डी का अर्थ विभाजित यानी कि भाग। तो हमें इसका मान बताना है यहाँ पे। तो देखिए 10 है यहाँ पे, और फिर है डी, तो डी के लिए क्या लिख देंगे हम, भाग। और यहाँ पे फिर क्या है, 2। फिर ये देखिए ए के स्थान पे क्या लगाएंगे हम, प्लस। फिर क्या है 5, फिर है बी, और बी के लिए क्या लगाएंगे हम, गुणा, यहाँ पे लगाइए। और अब इसका मान हम याद करते हैं। तो 10 हो गया, डी के लिए हमने भाग लगा दिया, 2 हो गया, ए के लिए हमने प्लस लगाया 5, और बी के लिए हमने गुणा और 3, और इसका मान बताना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से भाग होगा। तो यहाँ पे 10 को 2 से भाग दिया तो कितना हुआ, 5। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, गुणा, 5 दिए 15, तो ये 15 हो गया, और 15 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 20। तो ये आ गया है आपका क्या, 20, जो कि आपके आंसर सी में है। और अब चलते हैं आगे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए एक बार पढ़ लीजिए सवाल अच्छे से। सवाल है, एक व्यक्ति एक मैदान में उत्तर पूर्व के सम्मुख खड़ा है। यदि वह व्यक्ति 45 डिग्री वामावर्त दिशा में और 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है तो अब वह किस दिशा में है। देखिए
एक बार तो दिशा सूचक यंत्र बना लीजिए इस तरीके से। ऊपर की तरफ हम क्या मानते हैं, उत्तर, नीचे क्या मानते हैं हम, दक्षिण, और भाई इस साइड में हम पूर्व मानते हैं और इस साइड में हम मान लेंगे पश्चिम। इस तरीके से आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे है 45 डिग्री वामावर्त, लिख लीजिए इसको, 45 डिग्री वामावर्त। और अगर हम बात करें यहाँ की तो यह दक्षिणावर्त कितना, 135 डिग्री। 135 डिग्री दक्षिणावर्त की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बल्कि मुझे ऊपर लिखना चाहिए, बड़ा है ना मान, यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं दक्षिणावर्त 135 डिग्री। अब अगर इन्हें घटाएं हम तो इतना आप जानते ही होंगे, देखिए इक्वल अपोजिट में, जैसे एक बायां एक दाएं को कैंसिल कर देता है, इक्वल चीज़ें आपस में क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी। तो अगर हम समझे दक्षिणावर्त 135 डिग्री में से अगर हम वामावर्त 45 डिग्री घटा दें तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त कट जाएंगे 45 डिग्री वामावर्त से, और दक्षिणावर्त में केवल कितने बचेंगे, दक्षिणावर्त में केवल 90 डिग्री बचेंगे। 45 डिग्री वामावर्त में 45 डिग्री दक्षिणावर्त कैंसिल हो जाएंगे और बस बचेंगे कितने, दक्षिणावर्त 90 डिग्री बचेंगे। अब बताया क्या था, उत्तर पूर्व के सम्मुख, यानी कि ये वाली दिशा में खड़ा है, और दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घड़ी ऐसे चलती है भाई, ऐसे इस तरीके से है ना। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री की बात करें तो देखिए 45 डिग्री हो गया, 45 ही हो गया, तो इस दिशा से ये डिग्री यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो गया, ये वाला दिशा, ये वाली बीच में कितना है, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व आपके किस ऑप्शन में है, बी में। तो अगर हम बात कर रहे थे किसकी, उत्तर पूर्व की, और दक्षिणावर्त 135 और वामावर्त तो अगर हम घटा रहे हैं, तो अगर आपको ये बात क्लियर है एकदम, है ना, तो 135 दक्षिणावर्त में से जब हमने 45 डिग्री वामावर्त घटाए हैं तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री बचे हैं। तो यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए घड़ी की दिशा में। 45 ये हो गए, 45 ये हो गए, तो ये दिशा क्या हुई आपकी, दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर आ गया है बी, और उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि Z 92, Y कितना 5 और W कितना 17 और T कितना 4, तो यहाँ पे इसका मान बताएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, बस वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। बट यहाँ पे लिख लेते हैं Y गुणा Z भाग T प्लस W, और बोर्ड मास से ही होगा हल। Y की वैल्यू रख लीजिए 5 गुणा Z का मान रखिए 92 भाग T 4 प्लस W का मान 17। अब बताइए, सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले भाग होगा, तो आप इसे काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 हो गए। 5 गुणा 23 प्लस 17। अब पहले क्या होगी, गुणा, गुणा करिए फिर से जोड़िए, तो 23 पंजे 115 और ये 17, तो कितने हो गए जोड़ के, 132, 132, जो कि आपका आंसर हो गया ए। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सीरीज में यहाँ पे कुछ न कुछ नंबर ऐसा है जो यहाँ पे एक सीरीज बनेगी उसके अनुसार नहीं है, जो अलग होगा। कोई सीरीज देखिए और उसके अनुसार कोई एक संख्या यहाँ पे गलत है इनमें से जो कि विकल्प में है, तो उसे हमें छांटना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 20 और 29 का कितना, 9 जुड़ा है यहाँ पे। 29 और 40 की बात करें तो कितना, 11। अगर इसी हिसाब से बढ़े 9 11, तो विषम संख्या हमारे दिमाग में आनी चाहिए, तो 13। अगर 13 होता तो यहाँ होता भाई 53, 53। तो अभी ये गलत लग रहा है, लेकिन क्या ये सही है, तो फिर आगे देखिए 15 का अंतर होना चाहिए। तो 53 और 5 और 3 8, 5 और 1 6, तो 68 बिल्कुल ठीक। और अगर यहाँ 9 यहाँ 11 यहाँ 13 के हिसाब से हम 53 कहना चाह रही है, और यहाँ 15 का आ गया, तो अब होना चाहिए 17 का अंतर। तो 8 और 7 15 है ना, और 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 85 बिल्कुल ठीक है। यानी कि इनमें कितने का अंतर है, 2 का। 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15, और 15 और 2 कितना 17। तो अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस हमें मैनेज करना हो तो उस हिसाब से यहाँ 13 आएगा, और 13 के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 53। तो यहाँ जो 52 है वो बेजोड़ यानी कि गलत है। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे डी, और चलेंगे अपने अगले सवाल पर। देखिए भाई इस सवाल को करते हैं। कथन निष्कर्ष का सवाल है, सही विकल्प चुनिए। और कथन और तर्क में केवल हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती है ना, वैन आरेख के माध्यम से भी हम इसे आराम से सरलता से कर लेंगे।
यहाँ कह रहा है कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है। और यहाँ पे आप बायोलॉजी मत लगाने लगिएगा, तो यहाँ पे आपको केवल ये करना है कि कोई भी तंत्रिका, इस तरीके से एक हम वैन आरेख के लिए गोला बना लेते हैं, और वो क्या नहीं है, धमनी नहीं है, यह धमनी नहीं है, नहीं है, मना कर दिया है। कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, कोई भी पात्र वाल्व नहीं है, कोई भी पात्र क्या नहीं है, वाल्व नहीं है, वाल्व। इस तरीके से है कंडीशन। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है। इन्होंने कुछ कहा, इसी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सके, भाई यहाँ तो सारी मना हो रही, तो कुछ या कोई भी, तो कुछ भी नहीं है। जब सभी नहीं है तो कुछ ही कहाँ होगी, तो ये बिल्कुल राइट होगा। कुछ पात्र वाल्व नहीं है, कुछ पात्र, भाई कोई भी नहीं है तो कुछ का क्या सवाल नहीं उठता, तो ये भी क्या है, राइट है। जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों ही क्या है, सही है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सीरीज को करते हैं। तो श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी हमें बताना है। तो यहाँ पे नंबर और 97 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मल्टीप्लाई ना करके डिफरेंस चेक करेंगे, तो अंतर करेंगे, देखते हैं कितना घटा हुआ है। तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5, और यहाँ 4, तो 152 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बच गए, 7 में से 5 गए तो 2, और यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे चेक करते हैं, 11 में से 9 गए तो 2 बच गए, 14 में से 5 गए तो बचे 9। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 बच गए, और 15 में से 9 गए तो बचे 7। चलिए अब देखते हैं, 15 में से 9 गए तो बचे 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब इनका अंतर चेक करते हैं, 2 में से 2 गया 0 आ गया, और 15 में से 12 गए तो कितने बच गए भाई, 3 बच गए। यहाँ पर भी देखिए 2 में से, ये भी 30 का अंतर है, और ये भी कितने का अंतर है, 30 का। तो यहाँ पे अगर हम अंतर की बात करें थे, और यहाँ पे क्या है, 30 का, तो अगला अंतर अगर हम 30 का रखेंगे तो मैं यहाँ कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, 32। और तब अगर हम इसे जोड़ देंगे यहाँ पे, 7 और 2 9, और 9 और 3 12, तो अच्छा हमें तो घटाना है, हम जोड़ रहे, घटा रहे हैं ना, सब में घटेगा। तो 7 में 2 गए कितने, 5, और यहाँ पे 9 में से 3 गए तो बच गए 6, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। 32 घटाए हैं हमने तो 65, जो कि हमारा आंसर है ए। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये सवाल करते हैं, देखिए शीला पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है, तो आप इसको जरूर बनाइए कि ऊपर क्या लेंगे आप, उत्तर, नीचे क्या लेंगे, दक्षिण, इस साइड में पूर्व ले लीजिए, और इस साइड में पश्चिम। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप डायरेक्शन कुछ इसी तरीके से लें। तो यहाँ पे शीला के बारे में बात हुई है, जो किस दिशा में मुंह किए हुए, पूर्व की तरफ। वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है, तो देखिए पहले अभी भी किया था हमने सवाल, तो उसी हिसाब से कर लेंगे कि दक्षिणावर्त 225 डिग्री और वामावर्त 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री वामावर्त से 90 डिग्री दक्षिणावर्त कट जाएंगे, तो दक्षिणावर्त ज़्यादा है तो वही बचेंगे। कितने बचेंगे देख लीजिए, 5 में, और यहाँ पे आपका देखिए 12 में से 9 गए तो 3, 135 डिग्री क्या बचेंगे, यहाँ पे दक्षिणावर्त बचे हैं। तो किस दिशा में थी, पूर्व दिशा में, तो पूर्व यानी कि यहाँ पे थी, और ये दक्षिणावर्त बचा है यानी कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री। देखिए 90 तो ये हो गए इतने, 90 डिग्री 45 और कर दीजिए इस तरीके से, है ना, तो 45 ये हो गए, 90 ये हो गए, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, इस तरीके से। तो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसे क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आंसर क्या हुआ, डी। और चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को करते हैं, देखिए क्या कहा है, एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, गंतव्य तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि लड़के ने कितनी दूरी तय की है। अगर देखिए, अगर सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में आए तो पहले वो कितना चला है 7 किलोमीटर, फिर वो कितना चला है 3 किलोमीटर, और फिर वो कितना चला है 6 किलोमीटर। तो 7 और 3 10 और 6 16। तो लड़के ने अगर टोटल दूरी की बात ये करना चाहते हैं तो कितनी चली है, 16 किलोमीटर चला है वो। सिंपल सवाल है, आंसर क्या हो गया ए। जब हम बात न्यूनतम सवाल की कर रहे होते हैं
तो कई बार हम चित्र बनाते हैं। अभी किसी को कन्फ्यूजन आ गया होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये पहले हम चलेंगे उत्तर पश्चिम में, मतलब कि जैसे कि आपको पता है ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हो, तो ऐसे चलेंगे हम, ऐसे ऐसे कि भाई एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है तो इसको 7 किलोमीटर मान लिया उसने, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर वहाँ से वो दायां मुड़ा, इस तरीके से हम मान लेंगे, है ना। और 3 किलोमीटर गया तो 3 किलोमीटर ऐसे मान लिया हमने, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ा तो बाएं ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, तो कितना चला वो 6 किलोमीटर चला और गंतव्य तक पहुँच गया, यहाँ उसका गंतव्य है। तो यहाँ पे लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो भाई हमने कह रहे 7 और 3 और 6। कई बार आपको ये लगेगा कि ये निकालना पड़ेगा, भाई अगर न्यूनतम दूरी कहता तो निकालते, तो ये दूरी क्या होती है न्यूनतम, विस्थापन भी कह सको एक तरीके से, या न्यूनतम दूरी की बात, वरना कुल दूरी की अगर बात करें टोटल दूरी तो 7 और 3 10 और 6 16 ही किलोमीटर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, और इससे छोटा ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे कि हम न्यूनतम निकालनी हो, यही मैक्सिमम है, तो यही आंसर है। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है महाद्वीप और ये क्या है, एशिया, तो महासागर, तो भाई महासागर तो ये सारी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो महाद्वीप सबसे बड़ा लिखा है यहाँ पे, एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। उस हिसाब से अगर महासागर की बात करें और सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा हुआ, प्रशांत हुआ। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है, और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को भी है ना समाप्त करेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लगातार इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके यूपी पुलिस तक अच्छे से अभ्यास हो सके और आपके अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाए। उम्मीद है अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है ना, तो आप आगे भी कंटिन्यू इन चीज़ों को देखते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज इतने रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।